सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 7। टॉप 50 क्वेश्चन में से यदि आपके 25 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आपकी जीके और जीएस की तैयारी बेहतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ मैं आपको ट्रिक से कवर कराता हुआ चलूंगा। इस क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होने वाला है और नए नए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को इस क्लास से आपको मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोम्बेजी नदी पर। अब यहां से तीन मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो करीबा बांध है कहां पर है। करीबा बांध जोम्बेजी और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित है। नदी का नाम क्या है? जोम्बेजी नदी। जब जोम्बेजी नदी आई, तीन नदियों के नाम याद रखने हैं आपको, जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। सबसे पहले मकर रेखा। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो। ये देखो डायग्राम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन याद रखना है, विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? ये काटती है कांगो। ये देखो, ये काटता है, ये आपकी थी विषुवत रेखा, ये थी आपकी कर्क रेखा। कांगो रेखा विषुवत रेखा को दो बार काटती है। एक क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? वो आपकी माही नदी है। ये तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार करके पूछे जाते हैं। यदि आपको जीके जीएस में याद करने में प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के, भारतीय संविधान के। एक बार जाकर शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैं पूरे भारत की प्रमुख फसलें इसी स्लाइड में आपको कवर कराने वाला हूं। देखिएगा 2 मिनट में पूरे भारत की प्रमुख फसलें कैसे याद होती है। ये सिर्फ जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे माइंड में सेट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं याद कैसे करते हैं। एक बाजरा है, बाजरा भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा? देखना, बाजरा होता है गुजरात में, गुजरात। अब याद कैसे करेंगे? बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, देखिएगा जरा। इसमें जरा आ रहा है और गुजरात में भी जरा है, इसका मतलब बाजरा सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है? गुजरात में होता है। अब बात करते हैं कॉफी, जो कॉफी पीते हैं ना, कॉफी पीते हुए क्या करते हैं बच्चे? बहुत नाटक से क्या बनते हैं? कर्नाटक। नाटक से क्या बनते हैं? कर्नाटक। इतनी बात समझ में आई? बाजरा गुजरात में, कॉफी नाटक में। इसके बाद मक्का को कैसे याद करोगे आप? मक्का, यदि आपका कोई दोस्त नाटक करता है आप क्या कहते हो उसे? मक्का मान जा, नाटक मत कर। इसका मतलब कर्नाटक में ही आपका क्या होता है? मक्का। अब बात करते हैं, देखो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कपास। वो मेरे पास से गुजर जाता है लेकिन देखता तक नहीं। गुजरात, कपास को कैसे याद करोगे? पास। वह मेरे पास से गुजर जाता है तो मतलब गुजरात। कपास सबसे ज्यादा कहां होता है? गुजरात में। क्लियर है जी? अब बात करते हैं झूठ बोले कौवा काटे। कौवा क्या होता है? पक्षी बोले तो पश्चिम बंगाल। जूट सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं बच्चों? पश्चिम बंगाल में होती है। अब बात करते हैं सोयाबीन कहां होती है? कैसे याद रखोगे बिना रट्टा बिगिसन के? सोया। रात को कहां पर सोते हैं बच्चों? बेड है ये, बेड के मध्य में तो सोते हैं। इसका मतलब मध्य बोले तो सोयाबीन सबसे ज्यादा क्या होती है? मध्य प्रदेश में। अलसी भी आपकी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती है। अब बात करते हैं यूपी में टॉप 5 फसलें कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पूरे भारत की प्रमुख फसलों और उत्पादन राज्य का नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले यूपी में होती है जौ के बाद यूपी में गेहूं, इसके बाद आपका गन्ना, इसके बाद आपका आलू, इसके बाद आपका तिल। ये प्रमुख फसलें हैं कहां की? यूपी की। क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं मूंगफली। 25-30 फसलें बड़े आसान तरीके से 5 मिनट में कवर करा दूंगा मैं आपको। मूंगफली सर्दियों में रात को खाते हैं। क्यों खाते हैं? टाइम गुजर जाता है रात को। रात बोले तो गुजरात, ऐसे याद कर लो। रात को खाते हैं मूंगफली। कुछ स्टूडेंट बोलने लगे कि जी हम तो दिन में खाएंगे। बच्चों को तो खाते तो दिन रात दोनों में है, लेकिन ये याद करने का कॉन्सेप्ट है जिससे ट्रिकी अप्रोच के साथ आपके माइंड में इमेज सेट हो जाए। मूंगफली रात को खाते हैं, टाइम गुजरता है। मूंगफली कहां होती है सबसे ज्यादा? गुजरात में होती है। इतनी बात समझ में आई? सूरजमुखी कहां होती है? सूरजमुखी का फूल नाटक करता है, कर्नाटक में होती है। चना आपका राजस्थान में। अब बात करते हैं केले।
केले और नारियल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केले व नारियल उत्पादन राज्य, नारियल चाय आपकी असम में होती है। भाई केले लेकर कब जाएंगे? जब मेहमान आते हैं तो केले लेकर जाते हैं, कहीं पर किसी के घर पर जाते हैं नारियल लेकर जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए, मेहमान मिलने के लिए। मिलने से क्या बनता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में क्या होते हैं? केले नारियल होते हैं बच्चों। सूरजमुखी कर्नाटक, मूंगफली गुजरात। ठीक है। प्याज, प्याज को बोलते हैं ओनियन, ये महाराष्ट्र में होती है। ठीक है जी, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है इस क्वेश्चन से, एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी मैं आपको कंप्लीट ट्रिक से कवर कराऊंगा इस टॉपिक को भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ये आपका पोलैंड है, ये आपका जर्मनी है, इसके बीच की जो सीमा रेखा है ये वाली, ये क्या कहलाती है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा। चलो अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ आपको कवर करा देता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यूएसए, यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। याद कैसे करोगे? इस चार को, यू है ना, यू आपका, यू है, यूएसए का यू, चार जैसा नहीं है क्या? देखना, पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी दिखाते हैं। ये यू का, ये चार है ना, चार यू जैसा है। और आपका कनाडा का सी, कनाडा का सी किसके जैसा है बच्चों? सी से मैं 9 बना दूंगा, ऐसे याद कर लेना। 4 और 9, यू का 4 4 बना देना, सी कनाडा के सी से 9 बना देना। 49वीं समांतर रेखा किस किस के मध्य है? यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? ब्लैक पेन ले लेते हैं क्योंकि ब्लैक पेन थोड़ा अच्छा चमकेगा। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? मैकमोहन रेखा। याद कैसे करोगे? भूल जाते हो बार बार। मैक, मैक मतलब बनाना होता है। चाइनीज सामान बहुत ज्यादा बनती है बच्चों चीन में, इसलिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिप। कौन है बच्चों? रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। फिनलैंड और रूस के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें डाउट होता है। जर्मनी पोलैंड, फिनलैंड रूस, फ्रांस जर्मनी, जर्मनी पोलैंड, 4 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को 90%। जिसे बहुत बेहतरीन तरीके से याद है वही बिल्कुल राइट करके आएगा। चलो मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। अब बात करते हैं फिनलैंड और रूस के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों? मेन रहीम रेखा। क्या बोलते हैं? मेन रहीम रेखा। किस किस के बीच? फिनलैंड और रूस की बीच की सीमा रेखा को। अब बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा को बोलते हैं मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा। बात करें जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग का आविष्कार। आग का आविष्कार। ये क्लास आप कंप्लीट देखना, बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा आपको जीके और जीएस में। ऐसी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, यहां से भी वायुमंडल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलो मैं आपको वायुमंडल से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथ के साथ इसी स्लाइड में आपको कवर कराऊंगा। क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है बच्चों, लेकिन क्लास आपको कंप्लीट देखनी है यदि आप बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ पूरा टॉपिक कवर करना चाहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78%, जो कि आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है। 78.02 भी दिख जाता है, 78.08 भी लिखा जाता है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 20.90 या 88। आर्गन कितनी होती है? 0.83। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03 लगभग, और अन्य 0.1। अब वायुमंडल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में कितनी परतें होती है। 1 2 3 4 5, कुल 5 परतें होती है। पहली जो परत होती है इसको बोलते हैं सौमंडल। क्या बोलते हैं? सौमंडल। दूसरी परत को समताप मंडल बोलते हैं। तीसरी परत को क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। मध्यमंडल बोलते हैं तीसरी वाली को, चौथी वाली को आयन मंडल, और पांचवी को बाह्य मंडल। एक बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल की सभी घटनाएं किस लेयर में होती है? ये आपकी सभी होती है किसमें? सौमंडल में, सौमंडल में होती है।
कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? ठीक है जी, ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। क्लियर है? ओजोन लेयर को मापने की इकाई क्या है? उसे बोलते हैं डोप्सन। क्या बोलते हैं? डोप्सन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां से 4-5 क्वेश्चन सिद्धांत से बनते हैं। मोटर का सिद्धांत, डायनोमो का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, 4 के 4 सिद्धांत पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है ये वाला। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डायनोमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पर। किसके नियम पर? डायनोमो का सिद्धांत है फैराडे के नियम पे। यदि नियम ने पूछ के डायरेक्ट प्रिंसिपल पूछ लेता है तब क्या होता है बच्चों? तब राइट आंसर होता है आपका विद्युत चुंबकीय, बात वही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। फैराडे ने भी तो ये दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम किया करता है डायनोमा। क्लियर है जी? अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। टीएफ से लिख देते हैं ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है ये भी। अब बात करते हैं मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर भी ये भी कार्य करती है। अब कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है। डायनोमा या जनरेटर भी बोल सकते हैं इसको, जनरेटर। बहुत जल्द आपकी मैं टेक्निकल क्लास स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों। ठीक है जी, रेलवे, लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए बहुत बेहतरीन टेक्निकल क्लास आपकी कवर कराऊंगा मैं। जनरेटर में क्या होता है बच्चों? मान लिया ये आपका एक जनरेटर है, इसमें क्या दिया आपने, स्टार्ट किया, ये घूमना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब एमई बोले तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को दी, मैकेनिकल एनर्जी जिसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और उसने क्या दिया आपको? उसने बिजली देना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब डायनोमा या जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं मोटर, जो हमारे घर में मोटर होती है। मोटर में क्या देते हैं बच्चों? यहां से स्विच ऑन किया, 220 एसी इनपुट देनी स्टार्ट हुई मोटर को। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दी ई, और ये घूमना स्टार्ट हुई, ये मैकेनिकल एनर्जी देना स्टार्ट किया इसने। इसका मतलब मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्लियर है जी? अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर कन्वर्ट नहीं करता। ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों? स्टेप अप या डाउन करता है। मतलब एसी को स्टेप अप एसी में कन्वर्ट करेगा या स्टेप डाउन एसी में कन्वर्ट करेगा। एक होता है, क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में, एसी को डीसी में कौन बदलता है? ये एसी को डीसी में बदलने का काम ट्रांसफार्मर का नहीं होता है, ये होता है आपका रेक्टिफायर का। किसका होता है? रेक्टिफायर का। 3 रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। जब एक डायोड लगता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जब 2 डायोड का यूज होता है 2 वेव रेक्टिफायर, जब 4 डायोड का यूज होता है ब्रिज रेक्टिफायर आपका बनता है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 8, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। अब मंदिर की 3 प्रमुख शैलियां प्रचलित में है बच्चों, या होती है, मेनली 3 होती है, होती तो 4-5 होती है। ठीक है, नंबर 1 होती है नागर शैली, जो कि आपके सामने पहले नंबर का है। इसमें क्या होता है? एक छोटा मंदिर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर एक सबसे बड़ा। एक होती है आपकी द्रविड़ शैली, इसमें बिल्कुल बेस से होते हैं। ठीक है जी। एक होती है आपकी बेसर शैली, बेसर शैली में क्या होता है? अलग अलग गुंबद ना बन के डायरेक्ट भी सबसे बड़ा एक ही होता है। ठीक है। एक आपको पंचायत मंदिर भी होते हैं, आपका डायग्राम है। पंचायत मंदिर में क्या होते हैं? 2 साइड में छोटे होते हैं, एक बीच में बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आपके 25 प्लस क्वेश्चन ठीक होते हैं ना जीके में, इसमें आज की क्लास में, तो ये मान के चलना आपकी जीके की तैयारी बहुत बेहतर है। लेकिन इतने भी टफ 25 क्वेश्चन नहीं है, लगभग स्कोर आपका 30-35 के बीच में आज की क्लास में रहना चाहिए। ये क्लास आपकी लगातार 50 क्वेश्चन की मैं रोज प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप फास्ट डिवीजन करते हुए चले कंप्लीट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से भी, दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी दमन और दीप को क्या करती है बच्चों? अलग करती है। देखो खंबात की खाड़ी कहां है? ये रहा आपका खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी ये रहा। इधरली साइड क्या होते हैं? इधरली साइड होता है बंगाल की खाड़ी। खंबात की खाड़ी के नीचे क्या होता है? अरब सागर।
क्या होता है? अरब सागर। ये जो दमन में दी हुई है, ये बिल्कुल खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी यदि ऑप्शन में ना देता, ये एक बार को खंबात की खाड़ी ऑप्शन में ना होता, यदि ये होता अरब सागर वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप अरब सागर भी लगा सकते थे, लेकिन ज्यादा सुटेबल आंसर इसका खंबात की खाड़ी ही बनता है। अब यहां से जब खाड़ी की बात चली है, तो मैं फिर आपको 2-3 क्वेश्चन कवर कराऊंगा एक साथ, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाते हैं। कौन सा पूर्व साइड क्या होता है, पश्चिम साइड क्या होता है, डायग्राम में थोड़ा इस वाली क्लास में प्रोवाइड नहीं करा पाया इस क्वेश्चन का आपको। जब नेक्स्ट क्लास में कभी क्वेश्चन आएगा, तब मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्य, आपका अरब सागर में स्थित राज्य, बंदरगाह, ये पूरा टॉपिक मैं आपको एक साथ कवर कराऊंगा। लेकिन अब थोड़ा सा आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से बंदरगाह है और आपका अरब सागर में कौन कौन से बंदरगाह है। चलो देखते हैं, इस टॉपिक को ही कवर करते हैं। सबसे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग तो बता नहीं पा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया सा हो जाए, क्योंकि पूरा डायग्राम तो है नहीं बच्चों, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं हम। ये लीजिए, थोड़ा चलो छोटा रहेगा ऊपर से, थोड़ा भारत का नक्शा। चलो इधर क्या होता है आपका, इधर होता है आपका बंगाल की खाड़ी, वे ओ बंगाल, ठीक है जी। इधरली साइड क्या होता है? अरब सागर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मालाबार तट किस साइड होता है? अरब सागर की साइड वाला जो होता है मालाबार तट होता है। कहां से कहां तक? केरल और कर्नाटक के बीच का जो हिस्सा है, इसको मालाबार तट बोलते हैं। कर्नाटक और गोवा के बीच के हिस्से को केंद्रा तट बोलते हैं। गोवा और गुजरात के बीच के तट को कोंकण तट बोलते हैं। जैसे इस साइड मालाबार तट होता है, बंगाल की खाड़ी की साइड, यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कोरोमंडल तट बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मध्य के हिस्से को क्या बोला जाता है? डेल्टाई क्षेत्र बोला जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत भी इस साइड ही आपका है, ठीक है जी। भारत की लंबाई बात करें, भारत की लंबाई चौड़ाई का पता होना चाहिए, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। भारत की लंबाई ये वाली ज्यादा है, ये पूर्व से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, तो उसको याद करना 1 2 3 4 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 2 9 3 3 2 9 3 3, ऐसे याद कर सकते हो, बड़े आसान तरीके से याद होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की भूप्रकृति पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन व जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटेन शासन के कार्यकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बताने हैं कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो 99% स्टूडेंट के ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, इतना आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एंजाइम की रचना किससे होती है? रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंजाइम की रचना किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल से, 20 की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 22, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है बच्चों? विक्रम सेठ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के। क्लियर है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अंतिम महीना है फाल्गुन। फाल्गुन चाबी चैत्र पहला है, पहला होता है चैत्र, अंतिम होता है फाल्गुन। शक संवत, शक है 7 है या 8 है, 78 वाला होता है 7, 7 है या 8 है, से याद करना यदि भूल जाते हो ना। शक संवत कब प्रारंभ हुआ, 7 है या 8 है, 7 8 में होगा, ठीक है ना, 56 में तो बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ये मैं आपको कल की स्लाइड में भी, परसों की स्लाइड में भी, जब भी ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है, मैं आपको टॉप 10 इस क्वेश्चन के कवर कराए हैं, क्योंकि बार बार यदि आप क्वेश्चन बार बार दिमाग में सेट करोगे, बार बार आपके सामने आएगा, बार बार पढ़ोगे, तो वो हमेशा के लिए छप जाएगा। क्योंकि अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों एग्जाम में गलत हो जाते हैं, डाउट रहता है कि 50-50 में क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। इसलिए मैं चांस आपको देने का नहीं कि आप एग्जाम में गलत कर पाओ, साथ के साथ आपको टॉप 10 कवर कराऊंगा। क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन उससे कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक नंबर पक्के करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के जी लालकृष्णन। के जी लालकृष्णन। अब भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त कौन थे प्रथम, नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, यदि आपके याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है एक बार माइंड में सेट करते हुए चलना। मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे। लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। फील्ड मार्शल मानिक शाह थे। नौसेना अध्यक्ष आर.टी. कटारी थे। वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम राजेंद्र सिंह जी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी क्वेश्चन में आपको कवर करा चुका हूं। गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम शिक्षा मंत्री थे आपके अबुल कलाम आजाद। इसके बाद मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे आपके, क्लियर है इतनी बात। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे आपके, इतना आपको पता होना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 29, रेतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, तंबाकू की उत्पत्ति स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। कहां पर है 0.03%, किसकी पूछी है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। देखो थोड़ा इनको सभी को याद करना, टॉप 5 है, पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, चुकंदर की उत्पत्ति स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 35, ब्राह्मणत्व का समाज का सर्वस्व किस काल में से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सेटनिक वर्षज के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। ज्यादा लोग भी क्लास नहीं कर सकते बच्चों की, 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कवर होने लगे, थोड़ा टाइम शॉर्ट रखेंगे। अच्छे अच्छे टॉपिक में आपको साथ के साथ ऐसे ही कवर कराते हुए चलूंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राग यमन राग यमन का गायन कब होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर ही होता है आपका रात्रि का प्रथम पहर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, आलू की उत्पत्ति स्थान कौन सा है बच्चों, कहां से हुई उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, चिली। क्वेश्चन नंबर 39, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजों को भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, चेल हिल रेल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42,
कोकस शब्द का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौका दौड़ से। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। बेहतरीन क्लास में कंप्लीट पर डे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत इंप्रूव करता हुआ चलूंगा बच्चों में। एक क्वेश्चन के साथ लगभग टॉप 4-5 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ देना स्टार्ट करने वाला हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 43, थोड़ा क्लास लेंदी होती जाएगी लेकिन हम बेहतरीन डाटा कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट या रामसर स्थान कौन सी है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 46, तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, भारत बांग्लादेश। कृष्णा नदी का विवाद किन किन राज्यों में है ये भी पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 47, काला पानी विवाद किन दो देश के बीच है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्धा आश्रम किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जेमिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन टेनिस से। ये जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चनों की सेट नंबर 7 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।